अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, बारिश होगा तो यकीनी तौर पे आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप सारे के सारे देख लें, इसको समझ लें कि काम किस तरीके से इसमें होता है। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और वो आपस में ज्वाइन होते जाएं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से ज्वाइन हो रहा है, दूसरा तीसरे से ज्वाइन हो रहा है, तीसरा चौथे से ज्वाइन हो रहा है, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा सातवें से। तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते चले जाएं और ज्वाइनिंग के नतीजे में वहां पे क्या होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन होने के बाद वो एक बड़े से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है कि जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन होने के बाद वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो उसको नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन का। तो उसके पॉलीमराइजेशन को जब आप डिफाइन करते हैं, मैं इसको शॉर्ट डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, नोट्स में से या बुक में से देख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो और ज्वाइन होने के बाद वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दें, तो इसको नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन का। अच्छा, जहां कहीं पर भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है तो उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं, जो कि रिएक्टेंट्स का काम करते हैं असल में, तो जो स्मॉल ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज स्मॉल ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है, मर का मतलब यूनिट होता है, तो मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट की बात हो रही। तो जो छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो ज्वाइन हो के पूरा बड़ा कंपाउंड बनाता है, तो वो स्मॉल ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो कहलाता है मोनोमर। और जब ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो के एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो जो लार्ज मॉलिक्यूल आपको मिलता है, उस लार्ज मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है पॉलीमर का। तो जहां कहीं पर भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आपके पास मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स दोनों चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी। जो स्मॉल ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एज अ रिएक्टेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम नेम देंगे मोनोमर्स का। और जब वो ज्वाइन होने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, यानी एज अ प्रोडक्ट वहां पे वो फॉर्म हो जाए, तो उसको नाम दिया जाता है पॉलीमर का। तो ये इस तरीके से यहां पर होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है पॉलीमराइजेशन की, इसका आप सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पॉलीमराइजेशन की टू टाइप्स हैं जिसको हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की है। ठीक है, एक जो टाइप यहां पर आती है, इट इज रिलेटेड टू एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो हमारा पहला डिस्कशन है आज का। और उसी के अगेंस्ट में जो दूसरी टाइप यहां पर आती है वो होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको कि हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी टाइप में किस तरह का काम होता है। तो चलें बच्चों, स्टार्ट लेते हैं पॉलीमराइजेशन की फर्स्ट टाइप से, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है। वहां से काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। एम्पेरिकल फॉर्मूला याद कीजिए, तो पढ़ाया जाता था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि एक ऐसा फॉर्मूला जो एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करे, वो फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में डायरेक्टली इस तरह से कंबाइन हो जाएं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए।
तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट सेम हो जाए तो ऐसी जो पॉलीमराइजेशन होती है, इस पॉलीमराइजेशन को नाम दिया जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो इसलिए आपके पास जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो बिफोर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सेम रहता है, तो ऐसी पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको जो है आप लोगों ने यहां पे याद रखना। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम बात करते हैं। इसकी एग्जांपल में टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल यहां पे दी हुई है जो कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन के नाम से है। तो जरा उसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। पॉलीथीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पॉलीथीन बैग्स आप लोग यूज करते हैं, शॉपिंग बैग्स जिसे हम कहते हैं। तो वो किस तरीके से फॉर्म होता है, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, वो जरा समझें। देखिए, अल्केन अल्कीन अल्काइंस पढ़े, हमने पढ़ा कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ये अल्कीन्स को रिप्रेजेंट करता है। अल्कीन्स का फॉर्मूला C2H4 होता है। सॉरी, इथीन जो कि फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, इसका फॉर्मूला C2H4 होता है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन समझाने के लिए इथीन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो मैं ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा, आपने क्या किया कि इथीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको आपने ये कंडीशन दी। कंडीशन इसको आपने क्या दी, कंडीशन आपने इसको ये दी कि आपने हीट किया इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यहां पे बुक के अंदर मिस्टेक है, बुक में प्रेशर जो है वो 100 ATM दिया हुआ है, लेकिन 100 ATM नहीं होता, 1000 ATM, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आपने एक कंडीशन दे दी। जब आप ये कंडीशन देंगे तो होगा क्या, देखो इथीन के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का मतलब है कि 1 सिग्मा एंड 1 पाई है। इसी तरह सेकंड वाले मॉलिक्यूल में भी यही होगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा। जब आप ये कंडीशन देते हैं तो इस कंडीशन के देने पर कार्बन एटम्स के दरमियान जो पाई बॉन्ड बना हुआ होता है वो पाई बॉन्ड वहां से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस जगह से जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अब पाई बॉन्ड जो बना हुआ है उसको बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है। एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस राइट कार्बन का है। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके ब्रेक होने के बाद जो लेफ्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास वापस आ जाता है और इसी तरीके से जो राइट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास वापस आ जाता है। यानी सिचुएशन ये होती है कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके ब्रेक होने पर कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड रह जाता है। सही है, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पाई ब्रेक होने के बाद सिंगल बॉन्ड रह गया। लेफ्ट वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है और राइट वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से होगा और बॉन्ड बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इस जगह पे शेयरिंग हो रही थी, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट वाले कार्बन पे चला गया, यानी वापस अपने अपने कार्बन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, इसी तरह इथीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी सेम यही चीज वहां पे रिपीट हो रही होगी कि उसका पाई ब्रेक होगा। पाई ब्रेक होने के बाद जो है कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी कि कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड यहां पे रह गया। उसके बाद हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए थे, तो वो 2 हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज वहां पे लगे रहेंगे और लेफ्ट वाले कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और राइट वाले कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये एक इलेक्ट्रॉन वो था जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा था, म्यूचुअली शेयर्ड था। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो वापस अपने अपने एटम्स के पास आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो पहला यूनिट था इसमें जो कार्बन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा यूनिट है इसमें जो कार्बन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट यूनिट का कार्बन दूसरे यूनिट के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेगा और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। सिंगल बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, ऐसे ही यहां पर भी होगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को आगे किसी कार्बन से शेयर करेगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को पीछे किसी कार्बन से शेयर करेगा। तो इस तरह क्या होगा कि इन बॉन्डिंग के थ्रू जैसे कि ये बॉन्ड्स कंटिन्यूस बनते चले जाएंगे। इन बॉन्डिंग के थ्रू फर्स्ट मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा सेकंड मॉलिक्यूल से, सेकंड मॉलिक्यूल आगे ज्वाइन होगा थर्ड वाले से, थर्ड वाला फोर्थ से, फोर्थ वाला फिफ्थ से, फिफ्थ वाला सिक्स से। तो पॉलीमराइजेशन जब होती है ना तो एक वक्त में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए जब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो एक वक्त में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर एक बहुत लॉन्ग चेन बनाएंगे।
तो वो जो लॉन्ग चेन कंपाउंड आपको मिलेगा, वो लॉन्ग चेन कंपाउंड जो होगा, इसको आप नाम देंगे पॉलीमर का। और उसको बनाने के लिए जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए थे, दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, तो ये मोनोमर है, उससे मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो पॉलीमर है। पॉलीमर में कार्बन एटम्स आप कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि एक वक्त में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में, तो इसलिए अनलिमिटेड कार्बन एटम, अनकाउंटेबल कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके नाम के हवाले से आप रखिएगा कि जो रिएक्टेंट था इसका नाम था इथीन। इथीन इसलिए था क्योंकि 2 कार्बन एटम्स थे तो ईथ, और कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड था तो नाम में आखिर में लग गया इन, तो इथीन था। अब जो पॉलीमर मिल रहा है उसमें कोई 2, 3 या 4 या 5 कार्बन तो नहीं है, पॉलीमर में तो ट्रिलियंस ऑफ कार्बन है। अब ट्रिलियन ऑफ कार्बन का क्या नाम रखोगे? एक कार्बन होता है तो मीथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन होता है तो ईथ पढ़ते हैं, 3 होता है तो प्रॉप पढ़ते हैं, 4 होता है तो ब्यूट पढ़ते हैं, ट्रिलियन हो गए तो क्या पढ़ेंगे? तो यहां पे ये मसला आता है कि जब इस तरह का पॉलीमर मिलता है तो उसका नाम मोनोमर के नाम पे पॉली लगा के लिखा जाता है। तो मोनोमर इथीन का, तो इसका मिलने वाला जो पॉलीमर होगा, इस पॉलीमर को पॉलीइथीन का नाम दिया जाएगा। अच्छा, मोनोमर का एक दूसरा नाम भी है, मोनोमर इथीन भी कहलाता है और ये इथाइलिन भी कहलाता है। तो इसका जो पॉलीमर आपको मिलेगा, इस पॉलीमर को आप पॉलीइथाइलिन का भी नाम दे सकते हैं। तो ये चीज है। तो पॉलीथीन, जैसे मैंने शुरू में बताया, आप सब लोग फैमिलियर है कि पॉलीथीन जो होता है, जो हम यूज कर रहे होते हैं, ये जो हमारे ऑर्डिनरी शॉपिंग बैग्स होते हैं, जिन पे फिलहाल कराची में इस वक्त पाबंदी लगी हुई है, तो लेकिन फिर भी यूज होते हैं, तो पॉलीथीन जो है वो इससे बनता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे मैं डेफिनेशन अप्लाई कर दूं। एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन ये थी कि जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम रहता है, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो वो किस तरह से अप्लाई हो रही है, मैं जरा इसको यहां पे दिखा देता हूं। आपके पास इथीन है, इथीन में 2 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है, C2H4 C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाले, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, 2 और 4 ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया इथीन का वो आ गया क्या, CH2। अच्छा, अब ये जो पॉलीमर है आपके पास पॉलीथीन, ये तो जाहिर सी बात है ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, लेकिन इसका जितना स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, अगर मैं उतने पे बात करूं तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें टोटल कार्बन एटम जो है वो 4 है और टोटल हाइड्रोजन एटम जो है वो 8 है। तो इसलिए इतने पोर्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो C4H8 बनेगा। अब C4H8 फॉर्मूला है, जब आप सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 4 और 8 दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल है। तो 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, तो CH2 जो है वो इसमें भी आएगा। तो बात वहां पे कहने की सिंपल ये कि भाई दोनों का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है आप उसको कंपेयर करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। तो ये चीज डेफिनेशन में लिखवाई थी कि ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम रहता है उसको एडिशन पॉलीमराइजेशन का नाम दिया जाता है। तो ये एक ऐसी डायरेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें इस तरह का फिनोमेना होता है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन जो है बच्चों, वो आप सारे के सारे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा किस तरह से है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जो कि हमारे पास यहां पर थी। अच्छा, उसके बाद जो पॉलीमराइजेशन की हमारे पास यहां पे सेकंड टाइप आती है, वो सेकंड टाइप आती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा जी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आप नोट से या टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन असल में क्या होता है कि एक ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो, ठीक है, और ज्वाइन होने के बाद ये मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाए किसमें, पॉलीमर में, और पॉलीमर मिलने के साथ साथ आपको वहां पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रही हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मली मिल रहा होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो, ज्वाइन होने के बाद पॉलीमर बनाए और वाटर वहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रही हो, तो ऐसी जो पॉलीमराइजेशन होती है वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम दिया जाता है। ये इस तरीके से होता है। अब ये काम कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं, इसकी एग्जांपल्स है। एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे वही लेके चलें जो चैप्टर में टेक्स्ट बुक में डिस्कस की हुई है, वरना अलग अलग चैप्टर में टेक्स्ट बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं।
तो इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कोई एक एग्जांपल नहीं है कि मैं फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट पढ़ा रहा हूं तो बस यही है। आगे के चैप्टर्स में है, चैप्टर 11 में जैसे नैलोन की फॉर्मेशन है। नैलोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड से मिलता है। ऑल दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसकी कई एग्जांपल्स ऑर्गेनिक में आएंगी, लेकिन फिलहाल जो इस चैप्टर की हैं हम खाली उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल में आता है। अब ये क्या होता है इसको जरा देख लें, इसको समझने तरीका क्या होता है। देखिए बेंजीन रिंग से आप लोग फैमिलियर हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह के हेक्सागोन से बनाया जाता है जिसके बीच में एक सर्किल लगाया जाता है। इस हेक्सागोन की खास बात क्या है? हेक्सागोन सबको पता है ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 6 कॉर्नर्स एंड 6 साइड्स होते हैं। तो इसलिए इस हेक्सागोन के भी 6 कॉर्नर्स हैं, आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये और बाकी 3 कॉर्नर्स। इस कॉर्नर के इस रिंग के हर कॉर्नर पर एक कार्बन का एटम होता है और साथ में एक हाइड्रोजन का एटम होता है। तो सोचे कि हेक्सागोन के टोटल 6 कॉर्नर्स हैं। तो 6 कॉर्नर का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो 6 होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो भी 6 होंगे। तो इस तरीके से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 निकलता है। ये बेंजीन का फॉर्मूला है। बेंजीन के मुख्तलिफ नाम है। बेंजीन का एक नाम यह है कि इसको फीन पढ़ा जाता है, PHENE, फीन इसको पढ़ा जाता है। अगर बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लग जाए, OH ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप याद होगा, OH जो है वो अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाए तो फिर नाम के आखिर में O लग जाता है और कंपाउंड बन जाता है फिनोल। तो जब OH के बगैर था तो फीन था और जब OH लग गया तो ये फिनोल है। तो आपके पास ये फिनोल का मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसका रिएक्शन आपने कराया एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट मेंबर से। आपको याद होगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। और एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसमें कार्बन के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन से बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का है इसका कॉमन नेम ये है कि इसको फॉर्म एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। ये जितने ज्यादा नाम आप लिखा करेंगे रिएक्शन लिखते वक्त पेपर में उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। फिर आपने क्या किया, फिनोल का एक और मॉलिक्यूल लिया, यानी कि आपने फॉर्मल्डिहाइड को सैंडविच कर दिया बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल्स। ठीक है, ये इस तरह से हो। फिर आपने क्या किया कि इसको हीट किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड में। जब आप हीट करेंगे तो होगा क्या, देखो बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है जिसको हम शो नहीं कर रहे होते। फिलहाल मैं इस कॉर्नर के हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो जब आप इसका रिएक्शन यहां पे परफॉर्म करवाते हैं तो इसका रिएक्शन ये होता है कि यहां से निकलता है हाइड्रोजन, यहां से निकलता है हाइड्रोजन और यहां पे होता है ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये जाके इन ऑक्सीजन एटम्स पे अटैक करते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद क्या होगा, 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन, तो आपको वहां पे मिल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल मिल गया तो उसके आगे फिर क्या चेंज आएगा, उसके आगे चेंज ये आएगा बच्चों के ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था खत्म हो गया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इसी तरीके से इस जगह से भी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। अगर आप कार्बन के बॉन्ड चेक करें तो कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं जबकि कार्बन एक वक्त में 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी खत्म हो गई। तो इतने हिस्से को मैं बनाऊं तो इस तरह से बनाऊंगा, कार्बन है, इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए इसके साथ, जो पहले यूं लिखा हुए थे अभी मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया, बात एक ही है। और इसके 2 बॉन्ड जो है वो इस वक्त यहां पे फ्री है। और इसी तरीके से यहां पर फिनोल का एक मॉलिक्यूल मैंने बना दिया जिसमें से एक कॉर्नर से हाइड्रोजन निकल चुका है और इसी तरह यहां पर फिनोल का मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें से एक कॉर्नर से हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है। ठीक है, हम इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जो यहां से निकल चुका है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सिंपल ये होगा कि ये कार्बन जो सेंटर में है ये अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करेगा और अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए ये एक बॉन्ड लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल से और दूसरा बॉन्ड राइट वाले मॉलिक्यूल से बनाएगा। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के, तो वो इसी तरह आपस में ज्वाइन होंगे कि फिनोल उसके साथ बराबर में फॉर्मल्डिहाइड, उसके बराबर में फिर फिनोल, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर फिनोल, इस तरह से। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड जो है वो फिनोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सैंडविच की तरह वहां पे बन जाएगा और आपको एक लॉन्ग चेन यहां पे मिलेगी। तो वो जो लॉन्ग चेन कंपाउंड है वो पॉलीमर है, उसको बनाने वाले ये जो रिएक्टेंट्स थे ये रिएक्टेंट्स मोनोमर है। वो जो लॉन्ग चेन आपको पॉलीमर मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, उसको नाम दिया जाता है बैकलाइट का।
जो कि इस रिएक्शन की हेडिंग बनाई हुई है बेकलाइट। बेकलाइट जो है बेसिकली वो एक प्लास्टिक होती है, ठीक है, एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स होते हैं ये उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये स्विच बोर्ड प्लास्टिक है जो कि यहाँ पर है, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या आती है कि पॉलीमर के साथ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिले। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको पॉलीमर तो मिल रहा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है, तो वाटर रिलीज होने की वजह से ये पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा होता है पॉलीमराइजेशन पे, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि आपने इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो इतना ही रखते हैं बच्चों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और पॉलीमराइजेशन के आगे हमारे पास कुछ और बड़े टॉपिक्स इस चैप्टर में है, हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।